हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये PT 365 की साइंस एंड टेक वाली मैगजीन है और इसके पिछले वाले आर्टिकल्स को हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है कि जो फसाई है यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, इसने खाद्य सुरक्षा और मानक संशोधन विनियमन के प्रावधानों को लागू किया है। ये 2011 के विनियमन है। ठीक है, सुर्खियों में इसीलिए रहा है क्योंकि इसको जो है खाद्य सुरक्षा मानक के संशोधन जो नियम था, विनियमन था, उसको लागू किया गया है 2011 के जो मसौदे थे। तो अब बात आती है इसमें न्यूज़ में क्या रहा, फूड फोर्टिफिकेशन जो लागू किया गया उसको तो समझेंगे। पहले फोर्टिफिकेशन समझते हैं, फिर राइस फोर्टिफिकेशन समझेंगे, फिर उसके बाद लाभ वगैरह पढ़ के तब न्यूज़ में आएंगे तो समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो पहले समझते हैं फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो जो भी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, या उसके पूरक आहार होते हैं, जैसे कि उसमें खाने में कुछ सब्जी जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि मसाले मिलाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर एक से अधिक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम मिलाएं, आर्टिफिशियल तरीके से क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। यहाँ ध्यान देना, उसी प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब इस फोर्टिफिकेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ध्यान देना है आपको कि खाद्य सुरक्षा मानक जो विनियमन है 2018 वाला, उसी के तहत इसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। कौन रेगुलेट करता है, फसाई रेगुलेट करती है, ये उसके लिए अथॉरिटी है उसके पास। तो अब आती है राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब धान, राइस मतलब ये जो चावल होता है। तो चावल जो होता है, आप समझते होंगे कि चावल को आपने देखा होगा, एक धान होता है, धान को फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग कुटाते हैं। ठीक, तो धान कुटाने के बाद उसमें क्या होता है कि जो उसका हस्क होता है उस पर ऊपर उसके बाद चोकर जो होता है वो निकल जाता है। ठीक, अब इसके बाद उसमें से जब ये प्रोसेस होती है उसी में कई बार क्या होता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कई सारे, अब उस चावल में होता क्या है कि जो चावल में माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो होते हैं कि वो क्या होते हैं कि उसी प्रोसेस में वो भी हट जाते हैं। तो ऐसे में उसी मिल्ड राइस, उसी को मिल्ड राइस बोलते हैं। तो मिल्ड राइस में क्या होता है सामान्य चावल में कि उसमें एक रेशियो 100, 1:100 के अनुपात में FRK मिलाते हैं। FRK क्या होता है कि फसाई द्वारा जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, ये सारे क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसाई जो है उसको निर्धारित करती है और इसी को जो है हम लोग वहाँ पे मिलाते हैं। ठीक, अब उस मिलाने से क्या होता है, तो जो राइस है या फिर जो फूड है वो एक तरह से इनरिच हो जाता है, न्यूट्रिएंट से भर जाता है। तो इसी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो कोटिंग की जाती है, उसकी एक्सट्रूजन की जाती है और डस्टिंग की जाती है। एक्सट्रूजन क्या होता है कि मिल्ड राइस को मतलब उसमें तोड़ देंगे, चूड़ित कर देंगे और उसमें फिर क्या होता है कि विटामिन और खनिज वाले उसके साथ उसको मिला देंगे मिश्रण में। ठीक है, ये होता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं इस प्रकार के फोर्टिफिकेशन से, तो कुपोषण से निपटने का एक बहुत बड़ा लागत प्रभावी तरीका है ये आपको ध्यान देना है। कई सारे घेंघा जैसे रोग, ब्रेन डैमेज, क्रोटिनिज्म, अनेक प्रकार के जो है थायराइड टॉक्सिकोसिन जैसे रोग जो होते हैं, या भ्रूण नवजात, इन सभी के स्वास्थ्य में सुधार भी कर लेता है। कई सारी चिंताएं भी होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि आयरन जो फोर्टिफाइड चावल होता है उन लोगों के लिए हानिकारक होता है जिनमें पहले से आयरन की अधिकता हो, जैसे कि थैलेमीसिया और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में कल वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था डायग्राम सहित। तो उन सारे लोगों के लिए जो है, उन सारे रोगियों के लिए ये हानिकारक भी होता है। तो भारत सरकार, अभी ये न्यूज में क्या रहा, न्यूज में ये रहा कि फसाई ने खाद्य सुरक्षा मानक संशोधन विनियमन के प्रावधानों को 2011 को अधिसूचित किया या लागू किया। ठीक है, अधिसूचित नहीं किया, लागू किया। अभी इसको कैसे सूचित किया गया था, तो इसको जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के 2006 के तहत इसको हम लोग सरकार ने नोटिफाई किया था, फिर इसको लागू कर दिया। समझ में आया बात को। तो इसी के तहत फसाई की स्थापना हुई है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना हुई है 2006 के एक्ट के माध्यम से। ठीक है, फोर्टिफाइड के चावल के, अब बताया गया इसमें कि फोर्टिफाइड चावल के दाने जो होंगे उसके निर्माण के लिए माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी मात्रा से संबंधित जो भी विनियमन है उसके प्रावधानों को लागू किया गया है। और इसमें इस सूक्ष्म पोषक तत्वों में क्या क्या शामिल है, तो आयरन शामिल है, विटामिन B9 शामिल है और विटामिन B12 शामिल है। आपको ध्यान देना है कि विटामिन B12 जितने विटामिन हैं उसके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना उसको आप पढ़ना जरूर। UPPCS में हर साल सवाल ये बनता है, विटामिन B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामाइन। ये पूछा हुआ सवाल है, कम से कम हर साल ही पूछा हुआ है सवाल। ठीक है, फोलिक एसिड B9 को बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस सब चीज़ों को। अब सरकार ने जो है कई सारी पहल की है इसी फोर्टिफिकेशन के लिए। कौन सी पहल है, तो सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 योजना है, कई सारे जो PDS प्रणाली उसमें चावल के फोर्टिफिकेशन होता है, और कई सारी जो होती हैं कि वितरण केंद्रों पे केंद्र प्रायोजित जो योजना होती है वो चलाई जाती हैं। अभी फोर्टिफाइड चावल के लिए फसाई ने कौन सा लोगो जारी किया है, तो +F का जो है उसका साइन रहेगा, समझ लो कि वो फोर्टिफाइड चावल है। इससे संबंधित कुछ अन्य घटनाक्रम यह है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन जो भी खाद्य फसल होती है उसमें पोषक तत्वों की ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है। इसमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो कृषि जो मृदा का प्रत्यक्ष उर्वरीकरण होगा,
किसी में, या फिर जो है पारंपरिक ब्रीडिंग होगा, या फिर बायोटेक्नोलॉजी ब्रीडिंग होगा, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाए, जीनोम का एडिटिंग किया जाए, इस तरह से जो है उसमें हम लोग फोर्टिफाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी एक बात ध्यान देना, यह फोर्टिफिकेशन से कुछ मायनों में अलग होता है। कैसे अलग होता है कि फोर्टिफिकेशन फसल कटाई हो गई उसके बाद की विधि होती है, लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि फसल कटाई नहीं बल्कि फसल के बोए जाने से पहले उसके बीज में या फिर उसके पौधे में ही जो है क्या होता है कि इस प्रकार की चेंजेस की जाती हैं। जैसे कि जीनोम एडिटिंग कैसे होगा, बीज में ही होगा। बायो जो अनुवांशिक होगा इंजीनियरिंग कैसे होगा, वहां भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मृदा का प्रत्यक्ष उर्वरीकरण कैसे हो सकता है, डायरेक्ट उसमें जो फर्टाइल करेंगे उसको, तो कैसे होगा, वो पेड़ के पहले ही, मतलब जो फसल पकने के पहले ही होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन अगर देखा जाए तो वो क्या है, फसल कटाई के बाद, यानी कि जब उत्पाद निकल गया है तो उस वक्त फोर्टिफिकेशन होगा। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि वो उत्पाद के बनने से पहले है। ठीक है, ध्यान को देना इस बात को। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये ध्यान देना। अधिकतर जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होता है कि विविध खाद्य पदार्थों से जो फैट है, स्टार्च है, अतिरिक्त जो शर्करा हो रही है या हाइड्रोनाइज जो फैट्स है उससे बने होते हैं। और ये क्या करते हैं कि इसकी अधिक खपत से मोटापा होता है, शुगर होता है, हृदय रोग की बीमारियां होती हैं, धमनी वगैरह बंद हो जाती है, इंसान मर जाता है। यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो यही है। अब आता है नेक्स्ट वाले आर्टिकल, ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि WHO के ट्रांसफैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत जो है देश अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो पहले आप समझते हैं कि ट्रांसफैट होता क्या है। ठीक, ट्रांसफैट के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे कि क्या क्या से मतलब चीज़ें और होती हैं। ठीक है, तो ये समझो कि अनसैचुरेटेड फैट और फैट दो प्रकार का होता है। एक तो ट्रांसफैट होता है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट होता है, दूसरा जो होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे दूं। जो फैट्स होता है, फैट्स क्या होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने ऊपर क्या पढ़ा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि फोर्टिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, उसी तरह से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनमें से तीन जो महत्वपूर्ण पूरे शरीर के लिए, जो बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये वाले, उसमें फैट सबसे टॉप 3 में आता है, जो कि शरीर को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के फंक्शन के लिए क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये इसमें भी कई सारे जो फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट होगा, एक अनसैचुरेटेड फैट होगा। यानी सैचुरेटेड फैट को बोलते हैं बैड फैट भी बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को फैट को बोलेंगे गुड हेड फैट भी बोलते हैं। तो ये हमारे डेली डाइट के लिए जो होता है वो बड़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि सवाल तो ये बन सकता है ना कि सैचुरेटेड फैट में और अनसैचुरेटेड फैट में क्या डिफरेंस होता है। तो सैचुरेटेड फैट में देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड आप जानते होंगे जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो सैचुरेटेड फैट जो होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, आपका एटलीस्ट डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक, अब ये होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमें अपने पूरे टोटल कैलोरी का 10% से अधिक सेवन नहीं करना होता है। लेकिन ये क्या है कि अभी इसमें 30% से अधिक सेवन नहीं करना होता है। ठीक, अभी जो सैचुरेटेड फैट होगा ये क्या करेगा, हार्ट डिसीज के लिए जो है ये क्या कहता है, अधिक अगर सेवन करे तो हार्ट डिसीज हो सकती है। लेकिन अगर इसमें अगर देखा जाए कि मतलब कंजम्पशन के लिए अनसैचुरेटेड तो अच्छा होता है, बट अगर एक्सेस अगर कंज्यूम करें तो वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब ये जो सैचुरेटेड फैट होता है वो जल्दी स्पॉइल मतलब खराब होता नहीं है, और ये जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके सोर्स क्या है, मिल्क है, बटर है, चीज़ है, कोकोनट ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। और जो अनसैचुरेटेड फैट है उसके क्या है, वॉलनट्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, जो मैंने सोयाबीन ऑयल हो गया, मीट हो गया, ये सब तमाम जो हैं। अभी जो अनसैचुरेटेड फैट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लो होगा। ठीक है, जो सैचुरेटेड फैट होगा वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा रूम स्टेट पे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ये बात को आपको ध्यान देनी है। तो इतने सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। तो सैचुरेटेड फैट को ध्यान देना है कि जो ट्रांस फैट है, इस ट्रांस फैट इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट होता है वनस्पति तेलों से अनसैचुरेटेड ये फैट है एक तरह से। आमतौर पे जो होता है ये जो आर्टिफिशियल मक्खन होता है, व्यावसायिक रूप से जो तेल होते हैं, तले होते हैं, उसमें खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है, तो अब ट्रांस फैट दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल होता है, दूसरा जो औद्योगिक रूप से, जो अब एक होता है नेचुरली। तो नेचुरली में कुछ डेयरी मांस बताया ना आपको वही, और मान लो कि जो आपका औद्योगिक रूप से होगा वो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होगा, ये सब तमाम चीज़ें, पीनट वगैरह, बटर वगैरह होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो ट्रांस फैट है, लोगों में जो गैर संचारी रोग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, ये कल की क्लास में मैंने आपको हेल्थ के बारे में बताया था, NCDs नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो गैर संचारी रोग हैं, उसमें भारत सबसे अधिक जो है मौत वहाँ पे हो रही है। तो NCD के जो बारे में लोगों में जो रोग हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है, ट्रांस फैट।
यह दिल के दौरे और हृदय की धमनियों और रोग की संभावनाओं को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये बात है, तो WHO ने जो है कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे ट्रांस फैट जो है उसको रोकने के लिए, एलिमिनेशन, ट्रांस फैट एलिमिनेशन के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं वैश्विक लेवल पर। WHO ने 2023 तक जो है विश्व को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए रिप्लेस की रणनीति अपनाई है। फसाई जो है उसमें पोषण संबंधी जो लेबलिंग होता है ना, जो पीछे लेबलिंग होती है किसी भी पदार्थ में, तो उसमें अनिवार्य कर दिया ट्रांस फैट की मात्रा को। ट्रांस फैट को 2% तक कम करने का संकल्प जो है फैट मुक्त लोगों इत्यादि सब लॉन्च किया गया। फसाई का ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी है, जिसमें कई सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसको मान्यता भी जाती है। तो ईट राइट का अभी हाल ही में आपको देख लेना है, ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था कि ईट राइट स्टेशन का जो है मान्यता किन किन स्टेशनों को मिली है। तो जितने ईट राइट के स्टेशन को मान्यता मिलती है, रेलवे स्टेशन को, या फिर ईट राइट में कुछ भी अगर होता है तो उसको आप याद करना, क्योंकि यूपीपीवाईक्यू यही है, पूछा हुआ है। तो जितने जो अभी हाल फिलहाल में जो भी रेलवे स्टेशन होंगे जिनको ईट राइट का दर्जा दिया गया होगा, उसको आपको लर्न कर लेना है। मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा सर्च करके और एक जगह कंपाइल करके। ठीक है, तो चीज़ें आप पीवाईक्यू पढ़े रहोगे तो कहाँ से सवाल बन सकता है, ये चीज़ें आपको पता रहती हैं। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू को पढ़ना चाहिए। अभी इससे संबंधित कुछ सुर्खियां ये है कि प्रोटीन बाइंडर न्यूज में है। फसाई ने स्पष्ट किया है कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन बाइंडर या किसी अन्य जो एडिक्टिव्स होते हैं उनको मिलाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, फसाई ने दिया। अब प्रोटीन बाइंडर क्या होते हैं, तो ध्यान देना कि जैविक जो अनुसंधान अभिकर्मक है, इस साला नाम ऐसा लिखा हुआ है दिमाग डिस्टर्ब कर देगा। अभिकर्मक बताओ कौन समझेगा। ठीक है, अभिकर्मक जो है इतना टफ वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, अब उसको कोई समझ ही ना पाए, लेकिन आपको ध्यान देना है ये अभिकर्मक ऐसे होते हैं जो उसको बोलते हैं, एक तरह से इसको इंग्लिश में रिजेंट बोलते हैं, रिजेंट। जैसे कि ऐसे पदार्थ होंगे, ऐसे या कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी मतलब प्रोसेस में या किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि उसको जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको उत्पन्न करने के लिए मिलाए जाते हैं। उनके मिलाने से केमिकल रिएक्शन हो जाता है, या फिर उसको टेस्टिंग के लिए भी मिलाए जाते हैं। तो ध्यान देना, प्रोटीन क्या है, जैविक अनुसंधान, ये अभिकर्मक है। ठीक है, तो अभिकर्मक मतलब इसमें इंग्लिश का इसका नाम जो है आपको ध्यान देना है, इंग्लिश का नाम आपको बिल्कुल कि रिजेंट होता है। ठीक है, रिजेंट। तो ये चीज़ें आपको एकदम नोट कर लेनी है, इसको रिजेंट बोलते हैं। तो अभी से क्या होता है, जो प्रोडक्ट होगा उसके प्रदर्शन को ये बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन बाइंडर्स जो होते हैं उसको घटा सकते हैं, और यह उसको पचाने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये भी बात है। तो इसीलिए बताया कि प्रोटीन बाइंडर्स को यहाँ पे नहीं मिलाना है किसी भी प्रकार से। ठीक, अब इसके अब प्रोटीन बाइंडर मिला देंगे तो जब भी इलेक्ट्रोमीटर से जब दूध के क्वालिटी को नापा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो क्या है, वो आर्टिफिशियली मिलाया गया है, और इसे मिलाए जाने से क्या हुआ कि उसको ये फायदे की जगह बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, और होता ही है। इसीलिए फसाई ने इसको जो है अनुमति नहीं दी है। सैचुरेटेड फैट आपको बताया मैंने, पशुओं से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पाए जाते हैं, और तले हुए पदार्थ होते हैं, कुछ प्री पैक्ड पदार्थ में भी हो सकते हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाते हैं, हृदय रोग के खतरे को भी बढ़ाते हैं, स्वास्थ्यप्रद होते भी नहीं हैं। तो आपको मिला ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, वो मैंने आपको अच्छे समझा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल आता है नॉन शुगर स्वीटनर्स। तो सुर्खियों में क्यों रहा, पहले ये समझते हैं कि WHO की जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी है, इंटरनेशनल जो आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सेंटर ऑन कैंसर है जो IARC, इसने जो आम तौर पे जो इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर्स एस्पार्टेम को क्या किया है, मनुष्यों के लिए कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉन शुगर स्वीटनर्स होते क्या हैं। अगर आप समझो, इसको नहीं जानोगे तो फिर कैसे आप समझोगे कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि नॉन शुगर स्वीटनर्स होते क्या हैं। अब मान लो कि जैसे किसी को शुगर जैसे डायबिटीज जैसे रोग हुए हैं, तो वो लोग चीनी छोड़ देते हैं। अब उसके वैकल्पिक रूप में जो आर्टिफिशियल तरीके से कुछ जो लो कैलोरी वाले शुगर्स होते हैं उसको हम लोग इस यूज करने लगे, लेकिन इसका प्रभाव अब ये हुआ अचानक से कि अब इसमें क्या हुआ कि जो भी लो कैलोरी वाले शुगर्स थे आर्टिफिशियल तरीके से ये बनाए जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि नॉन शुगर स्वीटनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से इसमें ये अब इसको लो कैलोरी वाले स्वीटनर्स भी बोल सकते हैं। इसमें बिल्कुल कैलोरी लो होता है, आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्लेवर बढ़ाया जाएगा, किसका, मिठास बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये क्या है कि शुगर मतलब ये क्या है कि जो प्राकृतिक रूप से जो शुगर होता है ना, शुगर जो पाया जाता है उसके मुकाबले में ये अलग होता है, आर्टिफिशियली ये प्रिपेयर्ड होता है। और अगर इसको ध्यान दें तो मतलब आर्टिफिशियल इसको जब बनाया जाएगा तो फिर क्या होता है कि इस पर हम लोग शुगर फ्री का लेबल लगा रहता है, और ये लेबल जो लगा रहता है ये दर्शाता है कि ये शुगर फ्री है, लेकिन ये स्वीटनर्स होते हैं जो कि वो खुद मीठा होता है, मीठा इसमें होती है। लेकिन ये क्या है कि अभी वर्तमान में डेटा जो आया 74% हार्ट डिसीज के लिए जो है ये हानिकारक हो चुका है, 74% रोगों के लिए जिम्मेदार हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ दिया गया है नॉन शुगर स्वीटनर्स की बहुत कम मात्रा में 0 कैलोरी वाले जो होते हैं ये स्वीटनर्स होते हैं, इसको लो कैलोरी स्वीटनर्स भी बोलते हैं। ठीक, अब और ये अधिक मिठास भी पैदा करते हैं जो अधिक कैलोरी वाले जो प्राकृतिक रूप से स्वीटनर्स होते हैं उसके मुकाबले में। ठीक, अब इसको लो कैलोरी स्वीटनर्स के रूप में भी बताया है ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या लो कैलोरी स्वीटनर्स के रूप में भी इसको समझते हैं। और ये खाद्य पदार्थों का जो है फ्लेवर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आर्टिफिशियल रूप से जो भी केमिकल्स होंगे या जो आर्टिफिशियल अर्क होगा उससे तैयार किया जाता है। ठीक, तो जो लो कैलोरी वाले स्वीटनर्स होंगे उसमें उस वाले खाद्य पदार्थ जो पेय पदार्थ होते हैं उसकी पैकेजिंग पर कभी कभी जो है शुगर फ्री का लेबल लगा रहता है। ठीक, तो यही जो है शुगर फ्री है। ये जो नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं, लो कैलोरी स्वीटनर्स हैं, ये जो होता है इस्तेमाल होता है। और ये कौन करते हैं, जो भी डायबिटीज़ वगैरह के जो रोगी होते हैं या फिर जो अनेक प्रकार के जो भी प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लो कि अभी आपको क्या है कि ध्यान देना, कोल्ड ड्रिंक होगा, कोल्ड ड्रिंक में क्या चीनी मिलाते हैं लोग? नहीं, वो भी उसमें स्वीटनर्स बनाया जाता है। ये भी समस्या है आपको साथ, ठीक ना। तो ये चीज़ें मत देखना जरूर, इसको देख कर पढ़ा करो। उसमें नीचे देखो, आप जब उसका वो पढ़ोगे ना, वो जो पीछे होता है जितने न्यूट्रिएंट्स के जो लेबलिंग होती है उसमें देखना नॉन शुगर स्वीटनर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होगा और लिखा रहता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक इसी तरह से आप देखो तो एक चीज़ और बता दूं, जो नारियल तेल होता है, बहुत लोग नारियल तेल जो होता है वो सर वर पे लगाते रहते हैं, लेकिन आप नारियल तेल जो यूज करते हो जो होता है ना, वो पैरासूट वाला जो आता है नारियल तेल, उठाकर देखना उसमें पीछे लेबलिंग पे लिखा रहेगा एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल लिखा रहेगा। क्यों एडिबल ऑयल लिखा रहता है? आपने कभी पता किया इस बात को लेकर कि वो तो खाने योग्य है, लेकिन हम लोग क्या उसको शरीर पर लगाते हैं। तो एडिबल ऑयल इसलिए लगाया गया क्योंकि वो जानता है कि हमारी मार्केटिंग क्या हो चुकी है, एक प्रकार से वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हो चुकी है। तो जब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रूप में अगर देगा तो उस पर क्या है, उस पर टैक्स लगेगी। तो वो टैक्स से बचने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के टैक्स अधिक हैं, जीएसटी अधिक देना पड़ता है। एडिबल ऑयल के जो है उसके मुकाबले में कम है, तो वो एडिबल ऑयल पे ही बेचता है। तो तमाम चीज़ें इसको आप लोग देखा करो, समझा करो। तो जो अलग अलग प्रकार के जो नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं वो क्या है, एस्पर्टम है, ये जो है ये डेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। ये मत समझो कि किससे बना है, क्या होता है, ये समझो कि एक मनुष्यों को मिठास का अनुभव होता है, इस पर जो WHO ने रोक लगाई है। इसी प्रकार से नियोटेम है, एसएस सल्फेम के है, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। ये तमाम स्वीटनर्स हैं, स्वीटनर्स के नाम दिया गया है, इसको नाम नहीं याद करना, यूपीएससी ये पूछेगा नहीं। हाँ, ये जान देना है कि आपको कि स्वीटनर्स आर्टिफिशियल होते क्या हैं। WHO ने क्या रोका कि मनुष्यों के लिए कैंसरकारी तत्व के रूप में भी वर्गीकृत किया है एस्पार्टेम को। ठीक है, पहले तो जो नॉन शुगर स्वीटनर्स थे वो हार्ट डिसीज के लिए होते ही थे। तो भारत में क्या है कि जो स्वीटनर्स होते हैं उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश हैं, फसाई का रेगुलेशन 2011 है। और फसाई ने भारत में जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले जो भी कौन कौन से हैं, सैकरॉन है, सोडियम है, एस्पार्टेम है, इस सब के लिए पदार्थों के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अब ये ध्यान देना है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने मिलेट्स जो होती है, मिलेट्स पे वैश्विक मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस मानकों में क्या क्या किया गया है, तो फिंगर मिलेट यानी जो रागी होती है, सावा होता है, सावा आप जानते होंगे, बनियार्ड मिलेट गांव में होता है, कोदो होता है, कोदो मिलेट्स, चीना होता है, कुटकी होता है, लिटिल मिलेट्स। इनके जो मानक हैं उनके समूहों को समूह मानक के रूप में शामिल कर दिया गया है। किसने शामिल किया? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने शामिल किया है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। उसने तो दिया है, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक का एक निकाय है जो निर्धारित करता है किस चीज़ को, कोई भी फूड होगा उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक निर्धारित करेगा, यानी इस मानक का खाद्य पदार्थ होना चाहिए। ये निर्धारित कौन करेगा? CAC करेगा, यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करेगा। इसकी स्थापना किसने की है? तो WHO ने की है। और सबसे बड़ी बात है कि FAO ने, फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO खाद्य और कृषि संगठन, इन दोनों ने ज्वाइंटली की है। तो याद रखना है, प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना इसको। इसका हेडक्वार्टर इटली में है, भारत भी इसका देश है। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनकी हेल्थ की रक्षा करनी है और खाद्य पदार्थों में उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना है। ये कई सारे जो मानक अपनाता है, दिशा निर्देश अपनाता है, कोड ऑफ प्रैक्टिस का एक जो है संग्रह होता है, इसीलिए कोडेक्स एलिमेंटेरियन नाम भी रखा गया है। इसको फूड कोड भी बोलते हैं। इसके मानक जो है वॉलंटरी हैं, स्वैच्छिक हैं, कंपलसरी नहीं है। ये बात को ध्यान देना, कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान देना आपको। अच्छा, जो WTO का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी है वो उसके उपयोग पर समझौता कोडेक्स मानकों को माना जाता है। ये बात को भी आपको ध्यान देनी है। अभी यहाँ पे चीज़ आप समझो कि जो अन्य तथ्य इसमें संबंधित क्या है कि ये समूह जो अभी मानक दिया ना कि समूह मानक के रूप में स्वीकार किया, किसको स्वीकार किया है? तो जो रागी है, सांवा है, कोदो है, चीना है, कुटकी है, इसको। तो इसके मानक जो है किसने निर्धारित किए थे? तो फसाई ने निर्धारित किए थे। 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए नमी की मात्रा क्या हो, यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो, गुणवत्ता कैसा हो, ये सब चीज़ें जो हैं निर्धारित होते हैं। ठीक,
अभी कोडेक्स का जो है 7वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो कोच्चि में हुआ था। कौन सा? कमेटी ऑन स्पाइसेस वाला जो है वो सत्र है वो कोच्चि में हुआ था, जिसमें 5 मसाले, छोटी इलायची, हल्दी, जूनियर बेरी, अल स्पाइस और स्टार एनीज, इन सब के लिए गुणवत्ता को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। WTO का जो SPS है, यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित इन लोगों को मान्यता देता है। जो SPS है WHO का, वो 3 अंतर्राष्ट्रीय जो मानक निर्धारक संगठन है उनको मान्यता देता है। कौन सा? कोडेक्स को मान्यता देता है, IPPC को देता है, और OAH को देता है, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, और कोडेक्स को देता है। ये किस चीज़ के लिए? खाद्य सुरक्षा के लिए कोडेक्स को मान्यता देता है, पादप सुरक्षा के लिए यानी प्लांट सुरक्षा के लिए IPPC को देता है, और पशु स्वास्थ्य के लिए देता है WOAH को देता है। कौन देता है? WTO का, वही बताया ना, SPS समझौता। ये बातें ध्यान देना आपको। अच्छा, अब ये आता है कि ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन सुर्खियों में क्यों रहा, वो चीज़ ध्यान देना हमें कि राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण जो संगठन है उसने कैश फॉर किडनी रैकेट के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए। यानी कि कुछ ऐसे रैकेट से जो किडनी देते थे उसके बदले में कैश लेते थे। अब ये किडनी अवैध होती थी या क्या होती थी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये बातें जो है बहुत बार चली थी कि कई बार क्या होता है कि लोगों को चुरा करके उनकी किडनी निकाल के बेच देते थे लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय अंग और उत्तक टिश्यू जो ट्रांसप्लांटेशन जो संगठन है उसने जो कैश फॉर किडनी रैकेट के आरोपों की जाँच को दे दी है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे न्यूज क्या रहा? अंगदान, यहाँ पे हुआ ना अंगदान, या ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें न्यूज में रही। तो अभी आपको ध्यान देना है राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के बारे में। तो यह क्या है कि जो अंग प्रत्यारोपण होता है, जो मतलब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसके कार्यों में जो क्या करता है, समन्वय करता है, नेटवर्किंग की सुविधा देता है, और किसके अंतर्गत काम करता है? तो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ध्यान करता है। ठीक है, ये बातें। अच्छा, अब आती है कि हम लोग जो टिश्यू और ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। आपको ध्यान यह देना है कि जो प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन होता है कि जो शल्य चिकित्सा होती है, यानी कि जो ऑपरेशन वाली एक चिकित्सा होती है, प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी भी जो ऑर्गन्स होंगे ना उसको हम लोग निकालेंगे, किसी भी ऑर्गन को निकालेंगे, टिश्यू को निकालेंगे या सेल्स को निकालेंगे, और जो दान करता है, मान लो कि एक व्यक्ति दान दे रहा है टिश्यूज और सेल्स को, तो उसको निकाल करके बी जो लेने वाला है उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, सेल्स को जो होता है उसको हटाने और उसको ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया जो होती है ट्रांसप्लांटेशन कराती है। और आपको ध्यान देना है कि जो अंग प्रत्यारोपण होता है ऑर्गन्स का, इसमें किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़ा, अग्नाशय, आंत, इन सारी चीज़ों का जो है यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। अब इसमें अभी टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, टिश्यूज का अब इसमें टिश्यूज में जो अभी एक ध्यान देना है कि टिश्यूज में आँख, त्वचा, हड्डी, हृदय वाल्व का जो होता है ना, हृदय वाल्व, इन सारे चीज़ों का जो है ट्रांसप्लांटेशन होता है, रक्तवाहिकाओं का होता है ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि अगर मैं मान लो मेरे शरीर है और मेरे शरीर में एक मान लो कि शरीर है और उसमें मेरे शरीर जो स्किन है ना वहाँ पे चेहरे का स्किन, उसमें मान लो कि वो कट गया। ठीक है, वो कट चुका है, वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा कि मैं अपने पैर का स्किन है या फिर कहीं सी अन्य शरीर का, मैंने अपने खुद के शरीर का जो टिश्यूज़ है उसको अपने किसी दूसरे जगह पे उसको रिप्लेस कराऊं और ट्रांसप्लांट कराऊं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। यानी एक ही स्थान पे दूसरे स्थान पे जो टिश्यूज़ होगा उसको एक ही शरीर में उसके प्रत्यारोपण को ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं, जैसे स्किन ग्राफ्ट होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब ग्रहणशीलता, यानी कि अब ग्रहणशीलता कैसे, क्या बात है, यानी कि जो मान लो किसी एक व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति में जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहा है किसी अंग का, किसी टिश्यूज़ का, तो उसमें कुछ समानताएं होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए। ठीक है, एंटीजन्स जो था, मानव का ल्यूकोसाइट में जो एंटीजन वो मिलना चाहिए, तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसमें किसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तब ये सब चीज़ें होती हैं। कानूनी फ्रेमवर्क में जो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन उसको मंजूरी दी गई है, और जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अभी 2011 में इसको संशोधन किया गया था, इसको थोटा बोलते हैं, ये भी ध्यान देना है। और राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चलाया गया, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 की अवधि के लिए बढ़ा भी दिया गया है। और ये नेशनल एक रजिस्टर तैयार करता है, रखरखाव करता है किस चीज़ का, जो भी अंग और टिश्यूज़ को दान करेंगे और उसका प्रत्यारोपण करेंगे उनका एक रजिस्टर भी रखता है। ठीक है, अभी सरकार ने शुरू में ही जो है राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश को भी जारी किया था। और ये भी ध्यान देना है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो भी मरे हुए दाता हैं उनसे अंग मिलने की अनुमति यहाँ पे
दे दी गई है। अंग प्राप्तकर्ता के रूप में जो पंजीकरण कराने उसके लिए अधिवास की अपात्रता को जो है वो हटा भी दिया गया है, ये सब चीज़ों में। तो अंगदान में भारत में अंगदान कौन कर सकता है? तो अगर जीवित व्यक्ति है तो 18 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति होगा तो वो दान कर सकता है। अगर मान लो मर चुका है तो 18 वर्ष से कम है तो माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अगर या रिश्तेदार कोई सहमति देना उसको आवश्यक है। अगर अधिक 18 वर्ष से अधिक है तो उससे कोई रिश्तेदार या उसकी उत्तराधिकारी होंगे तो उसकी सहमति वहाँ पे कंसेंट जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। जेनो ट्रांसप्लांटेशन को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि किसी पशु से क्या होता है कि पशु से जो भी जीवित सेल्स होंगी, टिश्यूज होंगे, ठीक है, कोई ऑर्गन होगा, उसको ह्यूमन में, मानव में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा या इन्फ्यूज़न किया जाएगा। आपको पता है ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? जो इम्प्लांट होता है ना वो क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि क्या मनुष्य के शरीर में, बॉडी में वो रिप्लेस कर देती हैं। मतलब उसमें रिप्लेस नहीं, उसको प्लेस किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है। जैसे कि पेसमेकर हो गया हृदय की गति के लिए, डेंटल हो गया, इम्प्लांट हो गया। ये क्या करती हैं कि जो है कि मनुष्य के शरीर की जो भी दिक्कतें होती हैं उसको दूर करती हैं, ठीक है, उसको दूर करती हैं। और क्या करती हैं, उसको अगर कोई डैमेज टिश्यूज़ है, डैमेज चीज़ें हैं, उसको क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं, इम्प्लांट देती हैं, ठीक है। ये मेटल भी हो सकता है, सेरेमिक भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल टिश्यू भी हो सकता है, कोई डिवाइसेस भी हो सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन जो ट्रांसप्लांट होता है वो ट्रांसप्लांट क्या होता है कि वो एक प्रोसीजर होता है जिसमें टिश्यू या ऑर्गन को क्या करते हैं हम लोग एक व्यक्ति से रिमूव करेंगे, दूसरे में जाकर वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यही बातें होती हैं, दूसरे में फ़र्क होता है ट्रांसप्लांट और इम्प्लांट में, ठीक। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे है कि ध्यान देना कि यहाँ पे क्या हो रहा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन में कि जो भी पशु है ना, पशु वहाँ से जो है कि जीवित कोशिकाओं को, टिश्यूज़ को या ऑर्गन्स को मानव में इम्प्लांट या इन्फ्यूज़न किया जा रहा है। इसमें शामिल है पशु की जीवित कोशिकाएँ, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स, ठीक है, ये बातें हैं। अभी जो इसमें बॉडी फ्लूइड्स हो गया, शारीरिक तरल पदार्थ हो गया, इसमें कोशिकाएं हो गई या अंग हो गया, इसमें क्या होता है कि जीवित पशु कोशिकाओं या टिश्यू को इसको अंगों के नमूनों के रूप में लिया जाता है। सूअरों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि सूअर जो होते हैं ना बहुत तेज़ी से वो बच्चे पैदा करते हैं, बहुत तेज़ी से बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अधिक बच्चे भी जन्म देते हैं और बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो इसमें जेनेटिकली इनको मॉडिफाइड करना इसको आसान होता है और संक्रमण फैलने की संभावना जो होती है इसमें इनसे जो होती है कम होती है। ये भी ध्यान देना, भले वो सूअर से मतलब गंदगी वगैरह तुम देखो, बट ये चीज़ है कि उसमें मतलब संक्रमण वो वाला संक्रमण नहीं फैलता जिससे कि आपको नुकसान हो, ठीक, ये बातें हैं। तो जैसे मान लो कि अगर त्वचा हमारी जल गई है तो वहाँ पे सूअर की त्वचा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किडनी फेलियर हो गया तो वहाँ पे सूअर का किडनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो कि मधुमेह रोगी है तो वहाँ पे भी जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ई सिगरेट। तो WHO ने बोला कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ई सिगरेट का सेवन रोकने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं ई सिगरेट के बारे में, ठीक है। तो ई सिगरेट क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो क्या होता है कि एक उपकरण होता है, डिवाइस होता है जिसमें जो तरल गर्म पदार्थ होगा ना, वो जब तरल पदार्थ एक जो होता है ना कि वो लिक्विड कुछ पदार्थ होंगे, डिवाइस ऐसे होती है, डिवाइस होती है, उसमें कुछ लिक्विड पदार्थ होंगे, ठीक है। वो गर्म होगा तो वो एरोसोल का उत्पन्न करेगा। एरोसोल आप जानते होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन से एरोसोल वगैरह सब आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्लास 9th में दिया हुआ है। तो एरोसोल को उत्पन्न करता है और ये सांस द्वारा जो मतलब उपयोग करता है वहाँ से खींचेगा, वहाँ पे सांस द्वारा खींचेगा उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अभी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, इसमें निकोटीन होगा या निकोटीन युक्त हो सकता है, निकोटीन रहित भी हो सकता है। अनेक प्रकार के इसमें जो है हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे तुम्हारा स्वाद बढ़ाने वाला डाइलिसिटिल होता है, कोई एक कैंसरकारी रसायन हो सकता है, कुछ निकल टीन सीसा हो सकते हैं, निकोटीन हो सकता है, वाष्पशील कार्बनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें पाई जाते हैं हानिकारक तत्वों पे, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम हो गया, हीट बर्न उत्पाद हो गया, ई हुक्का हो गया, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत इसमें लाइसेंस प्राप्त कोई उत्पाद इसमें शामिल होता नहीं है, ठीक है। अभी कभी कभी जो ई सिगरेट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉड्स बोलते हैं। अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम भी इंड्स भी कहा जाता है, वेब्स भी कहा जाता है। ई सिगरेट कार्य कैसे करेगा, तो एक तरल पदार्थ होगा, लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें एक कॉइल की मदद से गर्म होता है, एरोजोल उत्पन्न होगा और फिर वो सांस द्वारा उसको खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें
निकोटीन होगा, फ्लेवर्स होगा, रसायन होगा, अच्छा भी लगता है बहुत बार लोगों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ई सिगरेट में होता है। तो ई सिगरेट ने बोला है, WHO ने बोला कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ई सिगरेट को रोकना बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार ने भी ई सिगरेट निषेध उत्पाद का विनिर्माण करना, उत्पाद करना, आयात निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण, विज्ञापन, इस पर अधिनियम, रोक लगाने के लिए अधिनियम पारित कर दिया। और ये क्या करता है, ये कानूनी तौर पे भारत सरकार ने बताया कि ई सिगरेट का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसका इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, परिवहन का ट्रांसपोर्ट करना, बिक्री करना, सेल करना, परचेज करना, भंडारण करना, वितरण करना, विज्ञापन बनाना, सब कुछ रोक लगा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बातें ध्यान देनी है आपको। अभी आता है प्रिपेयर्डनेस एंड रिजिलियंस फॉर द इमर्जिंग थ्रेट इनिशिएटिव, प्रीट। उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल की गई है। किसके द्वारा, तो किसने शुरू किया प्रीट पहल को, तो WHO ने शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो भी उभरते हुए खतरे उनकी तैयारी के लिए और लचीलापन पहल शुरू की है, प्रीट पहल। तो आपको ध्यान देना है कि प्रीट पहल क्या है, महामारी की तैयारी में सुधार के लिए एक नया दृष्टिकोण है। इसको आप मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, मेंस के आंसर राइटिंग में, क्योंकि हेल्थ एंड इश्यूज जो है वो किसमें सब टॉपिक है, अगर आप पढ़े होंगे तो साइंस GS2 में भी आपका ये लिखा हुआ टॉपिक सीधे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे GS2 में लिखा है, मेंस में GS3 में भी लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोनों जगह सवाल जहाँ स्वास्थ्य पे बने, हेल्थ पे बने, तो वहाँ महामारी पे बने या फिर किसी रोकथाम पे बने, महामारी रोकथाम नियंत्रण पे बने, रोग पे बने, तो ये प्रीट पहल को आप नया एक जो है लिख सकते हैं। बड़ा मज़ेदार ये कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका वैल्यू एडिशन के रूप में काम करेगा। नया बिल्कुल अभिनव दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत माना गया है कि जो भी प्रणाली हैं, सिस्टम्स हैं, क्षमताएं, कैपेसिटी है, नॉलेज है, डिवाइसेस है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। और महामारियों के लिए जो है जो भी जो उसका संचरण है, जैसे जो संचरण के तरीके होते हैं उन पे हम लोग लागू करके उसको रोक सकते हैं। अब जो प्रीट तैयारियां होती हैं, वो प्रीट जो है वो तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पे, रीजनल लेवल पे और वैश्विक लेवल पे जो भी हितधारक है उनको एक मंच भी देता है। तो प्रीट पहल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो रेगुलेशन है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, उसके तत्वाधान में संचालित भी है। तो जब इसको इंटरनेशनल हेल्थ जो रेगुलेशन है उसको 2005 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। भारत भी मतलब इसमें है, मतलब तभी सभी देश इसमें शामिल हैं। और ये कहता क्या है, दुनिया भर में जो भी पब्लिक हेल्थ है उसकी आपात स्थितियाँ, इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं उसकी पता लगाता है और रिपोर्ट करने की कैपेसिटी का निर्माण करता है, ठीक है। ये बातें हैं। तो कुछ अन्य पहल भी की गई हैं। तो अन्य पहल कौन सी की गई हैं, ये भी सब ध्यान देना है आपको। मेंस के लिए आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पेक्स पहल्स, ये क्या WHO की एक वैश्विक पहल है। दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए चश्मा लगाने वाली संख्या की रिपोर्टिंग करना है इस पहल से, ठीक है। ये बातें हैं। द बिग कैचअप पहल, अब इसको किसने शुरू किया है, तो WHO है, यूनिसेफ है, वैक्सीन अलायंस है और अनेक प्रकार से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है, ठीक है। इन लोगों ने द बिग कैचअप पहल शुरू किया है। कोविड-19 महामारी के कारण जो बाल टीकाकरण में गिरावट आई थी उसको क्या करना है, उस गति को तेजी करना है, वैश्विक प्रयास है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क है, किसने लॉन्च किया है, WHO ने लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, कोविड-19 जैसे जो भी संक्रामक रोग होगा उसका तेजी से पता लगाएगा और उसको प्रसार के लिए जानकारी भी देगा, सैंपलिंग करेगा, एकत्रित करेगा, एनालिसिस करेगा और इसके लिए स्ट्रक्चरल सुधार के लिए एक मंच भी देगा, देशों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का लोक स्वास्थ्य आपातकाल, ये WHO ने घोषणा की है कि कोविड-19 अब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा, यानी कि अब खत्म हो चुका है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं होती है। ऐसी एक मतलब जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होता है, एक ऐसी असाधारण घटना होती है जो रोग होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से जो भी देश होंगे उनमें पब्लिक हेल्थ के समक्ष जोखिम पैदा कर देती है और निपटने के लिए एक जो है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक लेवल पे एकजुट होकर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता यहाँ पे होती है, ठीक है। ये भी ध्यान देना आपको है। WHO ने कोविड-19 के लिए जो है जो SPRP जो पहल के भी लॉन्च की है, ठीक है। और ये 2023 से 2025 तक चलेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सी रोग डिसीजेज जो हैं वो न्यूज़ में रही हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन है, चूंकि यहाँ से UPPCS में भी, प्रीलिम्स में भी सवाल बनते हैं, ऐसे सेक्शन से UPSC में भी सवाल बने हैं। PY को उठाकर देखिए आप प्रीलिम्स में, और BPSC वगैरह के जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहाँ तो आमतौर पे ये रोग वगैरह बनते हैं, जिसमें मैच द कॉलम में पूछ देगा सवाल, स्टेटमेंट में पूछ देगा, अनेक अनेक प्रकार के जो तरीके होते हैं सवाल को पूछने के। तो वायरल डिसीज यानी कि जो वायरस से रोग होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो कौन कौन से सुर्खियों में रोग जो न्यूज़ में था वो है चिकनगुनिया। क्यों न्यूज में था, US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने पहली वैक्सीन लॉन्च की, इक्सचिक वैक्सीन लॉन्च की है, किसके लिए, चिकनगुनिया के खिलाफ। अब आपको ध्यान देना है कि चिकनगुनिया होता कैसे है। तो वायरस होता है, वायरस
CHIKV, इसके कारण एक मच्छर जनित बीमारी होती है मच्छर काटने से। और ये मच्छर कौन सा होता है, तो मच्छर एडीज होगा या इजिप्टी होगा, एडीज होगा, मतलब ये सब तमाम मच्छर होते हैं, ये दिन में समय काटते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो होता है गर्भवती महिला से जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसमें भी ये फैल सकता है, नवजात शिशुओं के लिए घातक होता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इस रोग में चिकनगुनिया को भी शामिल किया गया है, जो कि वाहक द्वारा ये फैलते रोग हैं, उसको रोकने के नियंत्रण के कार्यक्रम में चिकनगुनिया को शामिल किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है जीका वायरस। मुंबई में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। ये एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, दिन के समय काटते हैं। यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर भी फैलाता है। और इस जीका वायरस जो होता है, जो भी एडल्ट होंगे बच्चे होंगे, उसमें गुलियन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी या माइलेटाइटिस का जो है ये कारण बन सकता है। ये गर्भावस्था में अगर माता रहेगी तो उसको भ्रूण में फैल जाएगा। यौन संपर्क अगर होगा सेक्सुअल तो उसमें भी हो सकता है, फैल सकता है। जो भी ब्लड्स होंगे या ब्लड के प्रोडक्ट्स होंगे उसमें ट्रांसफ्यूज़न होगा या जो टिश्यूज ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन होगा उसमें भी ये फैल सकता है। ये चीज़ें होती हैं, आपको ध्यान देना। जीका वायरस तो मुंबई में ये पहला मामला सामने आया था, ये भी ध्यान देना आपको, मच्छर से काटने से ही होता है। स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2 जो स्ट्रेन है, यूके ने अपने यहाँ पहले बार स्वाइन फ्लू से मनुष्यों में संक्रमण की पहले मामले की पुष्टि की है। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से फैलता है। सुअर जो होंगे ना वायरस, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क में आएगा तो उसमें वहाँ पे फैलता है। आम लक्षण होते हैं जैसे कि बुखार, खांसी होता है, यही सब चीज़ें होती हैं उसकी पहचान की। ये न्यूज़ में रहा था लंपी स्किन डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूज़ में रहा, क्योंकि जो भी पशु थे ना, पशु बहुत बार ये राजस्थान वगैरह में फैला, बहुत बड़े स्तर पर फैल चुका था, तो इसलिए इसमें दिया गया है कि लंपी में क्या होता था कि जो गाय भैंस जो होती थी या जो भी मवेशी होते थे उसके शरीर पे दाने दाने एकदम गोल गोल से ऐसे लगता था कि देखने में भी डरावना लगता था। ऐसे ऐसे मतलब त्वचा है उसका बॉडी, उसके बॉडी पे गांठ बन जाती थी, पूरे शरीर पे गांठ बन जाती थी और खूब भयंकर बुखार होता था। ठीक है, तो ये लंपी जो स्किन डिसीज है, मेघालय में 100 से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है। एक संक्रामक रोग है, वायरल रोग है, मवेशियों को प्रभावित करता है। इसमें बुखार होगा, त्वचा पे गांठ बन जाती है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पूरा शरीर पे गांठ बन जाएगी, तो इससे मवेशी की मृत्यु भी होती है और पशु का दूध जो है तुरंत गिरावट आता है। इसमें ये बातें आपको ध्यान देनी है। रक्त चूसने वाले जो कीड़ा होते हैं ना, जो लगते हैं जिसपे पशुओं पे, उनसे फैलता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। कुछ वायरस टीके हैं, उनके माध्यम से इसको हम लोग माने रोक सकते हैं। पहले ये अफ्रीका में व्याप्ता, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगा। हेपेटाइटिस सी के लिए ध्यान देना है। हेपेटाइटिस सी क्या है? WHO के दौरान मिस्र जो है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। वायरल संक्रमण होता है हेपेटाइटिस सी और लीवर को प्रभावित कर देता है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, अच्छा ध्यान देना है, क्या न्यूज में रहा कि WHO ने मिस्र के अनुसार, WHO के अनुसार जो मिस्र है, मिस्र देश, इजिप्ट जो है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की राह पे है और गोल्ड टियर का दर्जा देने वाला, हासिल करने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक, तो इसका संक्रमण कैसे होता है? तो चिकित्सा उपकरणों से होता है। कई बार सिरिंज सुई होती है, उसका बार बार इस्तेमाल होगा तो अच्छे से अगर उसको साफ नहीं किया जाएगा तो जो होता है कि वो उससे वो फैल जाता है, जो भी अन्य लोगों को वो लगाए जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी बात होती है, तो हेपेटाइटिस वो सी है ना, हेपेटाइटिस बी क्या होता है? HIV की तरह फैलता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है उसके वायरस से जो संक्रमित लोग उसकी तुलना में HIV की तुलना में कई गुना अधिक लोग हैं। और ये भी ध्यान देना कि हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस होता है कई वर्षों तक कोई लक्षण दिखाता ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका ही नहीं है, इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं से होता है और A और B के लिए टीके उपलब्ध हैं। ये भी बात ध्यान देनी है आपको। अब आता है निपाह वायरस। केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया। निपाह वायरस क्या होता है? जूनोटिक वायरस होता है। मतलब जूनोटिक डिसीज क्या होती हैं? जो पशु से मानव में फैले, जो पशु से मानव में फैल जाए उसको बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक वायरस होता है। अभी होता है कि कई बार दूषित भोजन होगा उसके सेवन से भी मानव में फैल जाता है, मानव से मानव के बीच में। और कई बार होता क्या है कि ये चीज़ें होती हैं जो टेरिपेडाकुल का जो चमगादड़ होता है ना, उसके उसी में ये नेचुरली जो होता है ये निपाह वायरस पाया जाता है। अब जूनोटिक रोग के जो होता है उसमें जीवाणु, विषाणु, परजीवी, अन्य प्रकार के रोगजनक शामिल हो सकते हैं। अनेक प्रमुख जो जूनोटिक रोग होता है, यानी कि जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है, वो रेबीज है, कुत्ता काटेगा तो, ब्रुसेलोसिस है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, प्लेग है। ठीक है, इसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं। गोरखपुर और इधर के जो क्षेत्र होते हैं, तराई के क्षेत्र जो है यूपी में, वो इससे अधिक पीड़ित हैं। और आपको पता भी होगा इधर वाले में हर साल जो होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस से बहुत बार मरने की खबरें भी आती रहती हैं।
जो प्राणियों में इससे इसका अभी एंटीबायोटिक दवाएं उसका उपयोग से वन क्षेत्र में कमी से इसका प्रसार भी बढ़ चुका है। कई बार क्या होती है कि जो जूनोटिक रोग होते हैं वो पशु क्या होते हैं, पशु और मानव के बीच में संपर्क बढ़ा है, क्योंकि जो जल वन कटे हैं, वन कटने के बाद क्या हुआ कि कई बार उसके जो पशुएं होती हैं, जो वाहक होते हैं, वो मानव आबादी में घुस जा रहे हैं। मानव आबादी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे वायरस भी फैलता है, रोग भी होता है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन में तो हर साल ही फैलता है कुछ ना कुछ, ये बातें होती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार चीन में H9N2 का जो संक्रमण फैला उस पर बारीकी से नज़र रखा जा रहा है। मैं बताया ना कि चीन जो है यार एक सही में बीमारी वाला पूरा देश ही है वो। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक उपप्रकार होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ बर्ड फ्लू का भी कारण बनता है। और ध्यान देना कि H1N1 जो फ्लू होता है इसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं। उसी तरह से H9N2 होता है वो जंगली पक्षियों में मिलता है और ये कुक्कुट के लिए एंडेमिक होता है, और इसी से फिर जब मनुष्य से संपर्क में आएगा तो फिर मनुष्यों से भी हो जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देना। लेकिन भारत में जो कृषि अनुसंधान परिषद है, यानी राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग पशु रोग संस्थान है, इसने मुर्गियों के लिए इनएक्टिव लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वैक्सीन को भी विकसित किया है। किसने शुरू किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने किया है, ICAR निषाद ने किया है। ठीक है, कुछ अन्य रोग भी रहे हैं जो न्यूज में रहे हैं, उन रोगों को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको ध्यान देना है, पहला टॉपिक है नोटिफाइड डिसीज, यानी कि ऐसा रोग, अधिसूचित रोग, यानी नोटिफाइड डिसीज ऐसा रोग होता है जिसके बारे में हमें सरकारी जो अधिकारी उनको सूचित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये आवश्यक होता है कानूनी रूप से। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है कि जो WHO का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन है उसके अनुसार जो है उस रोग की सूचना देनी आवश्यक होती है। इससे क्या होगा, उसके रोग की निगरानी होगी और उसको बारे में इसको ट्रैक करने में आसानी होती है। तो केंद्र सरकार ने हैजा, कुष्ठ रोग, ठीक है, मेनिंजाइटिस, पर्टूसिस, काली खांसी जो होती है, प्लेग, TB, एड्स, हेपेटाइटिस, इन सारे रोगों को से जो नोटिफाइड डिसीज के रोग घोषित किया, यानी कि उसके बारे में हमें नोटिफाई करना अनिवार्य होता है। अब किसी भी रोग को नोटिफाई करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका दायित्व किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है। ध्यान देना, राज्य सरकार के पास होता है इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, नोट कर लेना इसको, नोटिफाइड डिसीजेस के लिए। दूसरा रोग आता है हाथी पांव रोग या लसिका फाइलेरिया रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बोलते हैं उसको। तो सब परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने क्या लक्ष्य तय किया है कि हम लोग जो है 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को, यानी हाथी पांव रोग को खत्म करने के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पहल का दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हाथी पांव रोग एक उष्ण कटिबंधित रोग होता है, उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग होता है, जिसको जो है एलिफेंटियासिस के नाम से जानेंगे, हाथी पांव के नाम से जानते हैं। और ये किससे होता है? तो ध्यान देना, प्रोटोजोआ से होता है। क्या, कौन सा? फाइलेरिडिया कुल के नेमाटोड जो गोल कृमि होते हैं उसके नाम पे प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, नोट करना इसको। इसमें जो ये लसिका प्रणाली होती है उसको खराब करता है और अन्य सारे अंग में उसको जो होता है असामान्य रोग कारण असामान्य वृद्धि हो जाती है, यानी अननेचुरल तरीके से ग्रोथ हो जाता है किसी चीज़ में। ठीक है, ये मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसको भी आपको नोट करना है, ध्यान देना है इसमें हाथी पांव रोग में। नेक्स्ट आता है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, NTD, जो यहाँ पर बताया ना NTDs, यानी उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग है। कौन सा? हाथी पांव रोग, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो WHO ने जो है कि नोमा बीमारी जो है ना, नोमा बीमारी, इसको NTD के रूप में वर्गीकृत किया है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के रूप में वर्गीकृत किया है। ये जो है मुंह और चेहरे पे गंभीर गैंग्रीन जैसा रोग होता है। इसमें किसको प्रभावित करता है? तो कुपोषण से पीड़ित जो बच्चे होंगे 2 से 6 वर्ष के, इसको प्रभावित करेगा। और कौन सा रोग? नोमा बीमारी। और ऐसे बच्चे जो होते हैं प्रभावित होते हैं जो अधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे होते हैं या खराब ओरल हेल्थ वाले होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अधिक मामले यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो NTD जो ये होते हैं, जैसे कि अभी मान लो, ये बात ध्यान देना, अभी ये रोग जो होते हैं अलग अलग रोगजनों के कारण होते हैं, जैसे में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, मतलब इन सारी चीज़ों में इनका विषाक्त पदार्थों का सेवन, इससे ये नोमा बीमारी होती है। NTDs क्या होते हैं वो ध्यान देना। नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिसीज होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें कि अनेक प्रकार के जो होते हैं ना कि जो फैक्टर्स होंगे, जैसे कि वायरस बताया ना, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंद, फंगाई वगैरह जो होती हैं, इनसे ये फैलता है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया को शामिल किया गया है, रेबीज है, लिस्मैनियासिस है, कुष्ठ रोग है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, हाथी पांव रोग है, इसको NTDs में शामिल किया गया है। अभी भारत ने जो कुछ NTDs को, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को, यानी जो ट्रॉपिकल एरिया से उसी में होते हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान देना अपने भारत ने जो है गिनी वर्म को, ट्रैकोमा को, याज को, कुछ ऐसे जो NTDs है उसका उन्मूलन कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसको NTDs से निपटने के लिए लंदन घोषणा पत्र भी जारी किया गया है और किगाली घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया 2030 तक हम NTDs के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने, भारत सरकार ने 2027 तक जो क्या रखा है, हाथी
पावर रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। लेकिन जो किगाली घोषणा पत्र है उसमें 2030 तक एनटीडीज के उन्मूलन का नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। इस पर एक लंदन घोषणा पत्र भी जारी किया गया इसको निपटने के लिए। अब आता है कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज में रहे। फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि जो कई सारे जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, अगर उसको हम लोग अधिक सेवन करते हैं तो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके खिलाफ क्या करते हैं, रेसिस्टेंट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसको एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, एएमआर बोलते हैं। अब होता क्या है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, उसी के विकल्प के रूप में एंटीबायोटिक दवा ना खा करके बल्कि उसके विकल्प के रूप में जो भी बैक्टीरिया को मारने वाला जो वायरस होता है ना, फेज थेरेपी, उसके उपयोग को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करने के लिए फेज का इस्तेमाल होता है। अब बैक्टीरियोफेज या फेज ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करेंगे, केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे और उसी कोशिकाओं को अपना क्लोन बनाते हैं और उसी को मार देते हैं। अब इससे होता क्या, जैसे मान लो आप एंटीबायोटिक खाओ, ठीक है, एंटीबायोटिक खाओ, ठीक, उसमें क्या होता है कि अब उसमें एंटीबायोटिक खाने से जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और जो बैड बैक्टीरिया होते हैं दोनों को मार देती है वो एंटीबायोटिक, इसीलिए शरीर कमजोर हो जाता है आपको सेवन से। लेकिन जब ये फेज थेरेपी होगा तो जो भी लक्षित जो कोशिका होगी, सेल्स होगी जो खराब होगी या जो वायरस वाली कोशिका होगी, होस्ट होगा, उसको क्या करेगा, वो टारगेट करेगा। ठीक है, तो इससे मानव कोशिकाओं को नुकसान होने का संभावना कम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी ध्यान देना कि बैक्टीरिया की कोशिकाओं और मानव कोशिकाओं में अंतर होता है और ये गैर विषाक्त भी होते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, यहाँ पे एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट भी डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए लोग हैं फेज थेरेपी को अपना रहे हैं। न्यूज में ये रहा है, मैंने आपको आसानी तरीके से बता दिया। ठीक है, माइक्रोफेज बात क्या आता है, ये दिया हुआ है कि कैंसर सेल का जो स्टडी हुआ उसके अनुसार फेफड़ों में जो वृद्धि पाई जाने वाली वृद्धि होती है उससे माइक्रोफेज के ट्यूमर का विकास को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो वृद्ध होती कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होती नहीं है, आमतौर पर शरीर से समाप्त भी होती नहीं है, शरीर में रहती हैं और उसी क्या कहते हैं टिश्यू का निर्माण करती है, इसको हम लोग बोलते हैं जोम्बी कोशिकाएं। ठीक है, जोम्बी कोशिकाएं। सेसेंट सेल क्या होती हैं, मैंने जो सेसेंट सेल्स होती हैं कि वो क्या होती है, जो वृद्ध होने वाली कोशिकाएं होती हैं, अब वो खत्म तो होगी शरीर में, तो उसको जब वो कोशिका किसी चीज़ का निर्माण करेगी तो उसको जोम्बी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफेज क्या होती है, एक WBC कोशिकाएं होती हैं जो शरीर क्या करेंगी, शरीर की जो रक्षा है ना, इम्यून सिस्टम, उसके पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। मैंने आपको बताया था जब आपने पढ़ाया था आपको तो WBC के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने आपको, तो वहाँ मैंने आपको बारे में सब चीज़ें वहाँ पे समझाई थी। और ये बड़ी और विशेष कोशिकाएं होती हैं और क्या करती हैं, जो भी लक्षित कोशिकाएं होंगी, जो भी वायरस आएगा उसकी पहचान करेगी और उसे भक्षण करके नष्ट कर देगी हमारे इम्यून सिस्टम में, मैक्रोफेजेस। ठीक है, ध्यान देना, ये पहली पंक्ति की कोशिकाएँ होती हैं WBCs में। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेडिसिन। रूस ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ब्रिक्स देशों के सहयोग के लिए एक पहल शुरू की है। एक विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली होती है जिसमें शरीर के जो कार्यप्रणाली उसकी जांच करने के लिए, रोग का निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए रेडियो एक्टिव जो होगा यानी रेडियो एक्टिव ट्रेसर इसका इस्तेमाल होता है। अब जोखिम इसमें यह है कि अधिक तौर पर अगर मान लो रेडिएशन के संपर्क में रहे तो कैंसर होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, रेडियो धर्मी ट्रेसर का, तो इमेजिंग टेस्ट में होता है जिसमें शरीर के मान लो अंग में कोई गड़बड़ी अंदर है तो उसके बारे में पता लगा लेते हैं। ठीक, तो यही चीज़ें होती है। अब ये ध्यान में कोबाल्ट 60 का उपयोग क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आप बाहरी सोर्स के रूप में आप जानते हो कैंसर थेरेपी में कोबाल्ट 16 का इस्तेमाल होता है। ट्रेसर क्या होते हैं, जो रेडियोधर्मी ट्रेसर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि किसी अगर शरीर में अंग में कोई गड़बड़ी है तो वहाँ पता लगाने के लिए उसको इमेज में बदल सकते हैं, उसी इमेज में जो है उसको छोड़ा जाता है और इमेज से ही जो है हमें शरीर की जो अंदर की गड़बड़ियाँ होती हैं वो मालूम चल जाती हैं। तो इसीलिए देशों के लिए पहल शुरू की किसने की है, रूस ने की है। न्यूक्लियर मेडिसिन की एक विशिष्ट पहल होती है जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है हेला सेल्स। तो हेला सेल्स जो होती हैं इसके बारे में समझेंगे। कुछ में ये अनेक प्रकार के जो टर्म्स हैं ना उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये छोटा सा आर्टिकल्स है। हेला सेल्स जो होती है, तो हेला सेल्स क्या होती हैं कि जो 1993 में क्या हुआ था, पहली बार जब क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिका थी। जो भी मानव कोशिकाओं को जब क्लोनिंग होती है ना तो उसको पहली कोशिका कौन थी, हेला सेल्स थी। ठीक है, हेला सेल्स क्या होती हैं, कभी भी जीर्णता के स्तर पे नहीं पहुंचती। जीर्णता मतलब जब सेल्स की मान लो उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे के स्तर पे नहीं होती है, पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं, क्योंकि इसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कारण क्या होती है, कोशिका डिवाइड होती है और डिवाइड होने की कैपेसिटी हासिल कर लेगी तो बार बार डिवाइड होती रहेगी तो बॉडी होगी नहीं। ठीक है, ये बातें होती हैं। अगर सामान्यतः देखा जाए तो सेल कल्चर के तहत जीर्णता मतलब होता है, जीर्णता होगी। अब उसमें होता क्या कि निर्धारित संख्या में कोशिका डिवाइड होगी, फिर उसके बाद मर जाती है कोशिका कुछ दिनों के भीतर। लेकिन ये जो हेला सेल्स होती हैं कभी भी मरती नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेशंस के कारण क्या इसने कैपेसिटी डेवलप कर ली, डिवाइड होने की, और रेगुलर ये डिवाइड होती रहती, कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। इसका महत्व ये है कि विकिरण के प्रभाव का परीक्षण करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण में, जीन मैपिंग में और मानव रोगों के अध्ययन में इसका इस्तेमाल होता है। कोशिका संवर्धन अगर देखा जाए सेल कल्चर, तो सेल कल्चर ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोशिकाओं का जो प्रयोगशाला में जो भी कंट्रोल्ड कंडीशन होगा उसमें पेट्री डिश में उसको विकसित कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कोशिका कल्चर, सेल कल्चर है। सेल कल्चर को आप आई थिंक कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, सेल्स का जो चैप्टर है उसमें दिया हुआ है ये। तो अब आता है सर्वोवैक वैक्सीन, इंपॉर्टेंट है। लेसेंट का जो एक जो ऑन्कोलॉजी में अध्ययन, ऑन्कोलॉजी क्या होता है, कैंसर का जो अध्ययन होता है उसमें उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर का जो विभाग है उसको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ऑन्कोलॉजी जो उसमें लेसेंट का जो विभाग है उसमें अध्ययन हुआ। सर्वोवैक वैक्सीन ने मर्क की एक गार्डासिल वैक्सीन उसके बराबर की जो है प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न की, ठीक है। तो सर्वोवैक वैक्सीन को किसने विकसित किया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भारत की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने विकसित किया है। ये सवाल पूछ सकता है किस लिए इस्तेमाल होता है, तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो क्या है, HPV वैक्सीन है। इसको सर्वाइकल कैंसर और ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस यानी HPV से संबंधित अन्य प्रकार के जो कैंसर उसके रोकथाम के लिए जो है ये विकसित किया गया है। तो सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्या है, HPV होता है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जो क्या है यौन संचारित संक्रमण होता है। यौन संबंधों को स्थापित करने के बाद ये संक्रमण होता है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की सबसे बड़ी वजह ये है। इनवर्स वैक्सीन है। इनवर्स वैक्सीन क्या है, तो शोधकर्ताओं ने शिकागो यूनिवर्सिटी में ऑटो इम्यून बीमारियों की रोकथाम के लिए, स्वप्रतिरक्षी बीमारियाँ होती है उसकी रोकथाम के लिए इनवर्स वैक्सीन विकसित की। अब जब ऑटो इम्यून बीमारियाँ क्या होती हैं इस बीमारियों में, तो जब हम लोग की प्रतिरक्षा प्रणाली जो हेल्दी टिश्यूज होंगे उस पर हमला करेंगी, और एक सोरियाटिक रोग ऐसी बीमारी होती है। तो इनवर्स वैक्सीन की कार्यप्रणाली ये है कि क्या करेगी कि एक विशिष्ट जो गुण का उपयोग करेगी और इम्यून सिस्टम को एक अति विशिष्ट अणु को भूल जाने में सक्षम बना देती है, ठीक। अब कुछ के लिए हानिकारक के रूप में काम करेगी, किसके लिए, किसी की चीज़ के लिए, किसी अणु के लिए गैर हानिकारक के रूप में काम करेगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली के हमलों से ये बच जाते हैं। वैक्सीन दो चीज़ों को इंटीग्रेट करती है, एक एंटीजन को इंटीग्रेट करती है, ठीक, जिस पर प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है, और एक अणु जो होता है वो किसी पुरानी कोशिका के हिस्से जैसे दिखाई पड़ता है, तो पुरानी कोशिका से दिखाई पड़ेगा तो वो बच भी जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बड़ी चालाकी से जो है क्या करती है कि वो जो भी बीमारियाँ होती हैं ना उसके कीटाणुस को, माइक्रोब्स को वो मार देती है, ठीक, ये बातें होती हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि जो लीवर होगा वो पुरानी कोशिकाओं को मित्र अनुकूल मानेगा और उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है। तो शरीर की जो स्वयं के एंटीजेंस हैं उस पर हमला करेगी नहीं, जो बाहर के एंटीजेंस है उस पर हमला कर देती है। तो ये बड़ी चालाक वाले सिस्टम्स हैं, ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी खुराक खरीदने का निर्णय ले लिया, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी होती है, आर्टिफिशियल तौर पे जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसकी कार्यप्रणाली की नकल करती है, और विशेष प्रोसेस के माध्यम से इसका प्रोडक्शन होता है। जो मानव का जो ह्यूमन ब्लड है उसमें अनेक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त की जाती है और उसका क्लोन बनाया जाता है। अब ये केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होगा और केवल एक एंटीजन से ही संबंध होते हैं, ठीक है। अब इसका जो जिसका अब ये निर्माण कैसे होगी, तो जो मूल कोशिका है उसमें जो हाइब्रिड भी कोशिकाएं होती है उसमें निर्मित होती हैं, सबसे बड़ी बात है। और इसका उपयोग किस में किया जाएगा, तो कैंसर में, इबोला में, HIV में इस्तेमाल होगा। हाइब्रोडा टेक्निक जो होगा उसका इस्तेमाल MABS के उत्पादन के लिए सबसे आम तरीका होता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, तो ये एंटीबॉडी होती है आर्टिफिशियल होती हैं जो हमारे जो इम्यून सिस्टम के नकल करती है और एक विशेष प्रकार का जो क्लोन बना करके उसको जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। इसी के लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से खरीदने का इसको निर्णय ले लिया। बस इतना ही आपको जानना है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है लास्ट वाला, ऑप्टिकल ट्वीजनस। ट्वीजनस क्या होते हैं आप जानते होंगे, कैंची जानते, वो चिमटी जानते हैं, चिमटी, उसको ट्वीजनस बोलते हैं। ऐसे ऐसे आकार का चिमटी रहती है, देखो ऐसे बताता हूँ आपको, जिससे आप ऐसे आकार की चिमटी, इसको यहाँ पकड़ोगे आप और उसमें से किसी चीज़ को प्लेस करोगे। जैसे आपने कभी माइक्रोस्कोप देखा है, माइक्रोस्कोप्स में तो जो स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स, तो उस पर चिमटियाँ होती है, एक चिमटी होती है, सेल्स। जैसे प्याज के टुकड़े को मान लो आप एनालिसिस करना है तो उसको चिमटी से ऐसे काटेंगे उसको और उसको उसी से ला करके स्लाइड्स पे प्लेस करेंगे, तो उसी चिमटी को जो होता है ना उसी को ट्वीजनर बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्टिकल ट्वीजनर्स क्या है कि रमन इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उसने ऑप्टिकल ट्वीजनर्स का इस्तेमाल किया और लैपोनाइट का जो स्ट्रक्चरल डिटेल है उसको अध्ययन करने का प्रयास किया। लैपोनाइट क्या होती है, जो होती है कि कृत्रिम क्ले होती है, आर्टिफिशियली मिट्टी होती है, एक तरह से मृत्तिका बनी रहती है, ठीक है, उसको क्ले बोलते हैं। अब RRI क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक जो है वित्त पोषित एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है
तो ऑप्टिकल ट्विजनर्स वैज्ञानिक उपकरण होता है, डिवाइस होता है, बताया ना, वही जो अब ट्विजनर्स मतलब वही चिमटी जैसा है, ये उसी के समान होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि परमाणु हो गया, नैनोकण हो गया, या कोई बूंद हो गई, उसको होल्ड करने के लिए, उसको मूव करने के लिए फोकस लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये बातें हैं। 2018 में जो ऑप्टिकल ट्विजनस है उस पर शोध कार्य के लिए आर्थर एस्किन को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। तो आपको बताएं ट्विजनस क्या होते हैं, तो आर्टिफिशियली आप जानते होंगे, जो बताया ना मैंने कि जो ऐसे आप चिमटी जैसा होता है, उसी तरह से ऑप्टिकल ट्विजनस क्या होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपी होंगे, सब माइक्रोस्कोपी छोटे छोटे कण होंगे, उसके लिए लेजर बीम का इस्तेमाल होता है, फोकस, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल ट्विजनर्स। 2018 में इसी के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है आर्थर एस्किन को मिला था। ठीक है, आसान भाषा में पूरी कंप्लीट हो गई पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हेल्थ वाला सेक्शन है। अब हम लोग आते हैं अपने, जो मैं आपको दिखा दूं, ये जो इंडेक्स है उसमें आपको मैंने बायोटेक्नोलॉजी खत्म करा दिया है 2 क्लासेस में, और 2 क्लासेस में मैंने आपको हेल्थ वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया। इस तरह से बायो वाले जितने टॉपिक्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स जो है वो चीज़ें देखनी है, आईटी वाले, तो वो हो जाएंगे तो जल्दी। अब मैं इसलिए इसमें आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि अब ये आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको डेली एक ही क्लास ले सकता हूँ भाई, मेरी भी मजबूरी होती है कि मैं अब डेली 2-2 3-3 क्लासेस ले नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं पीटी 365 कर रहा हूँ और साथ साथ मैं जनवरी के मैगजीन में भी क्लासेस ले रहा हूँ, तो 2 ही क्लासेस हो पाएंगी। ठीक है, और जनवरी में जब पीटी 365 खत्म हो जाएगी, और मुझे पता है कि आराम से करेंगे तो 2-4 दिन में पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी। ठीक, खत्म करने के सेंस है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको मंथली मैगजीन भी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, कोई टेंशन मत लेना, आप परेशान मत होना। आप लोग जनवरी के आधा करा ही दिया हूँ, फरवरी की भी स्टार्ट कर देंगे। और ये पीटी एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं आपको 1-1 घंटे का क्लास लेकर के जितने भी मैगजीन्स हैं वो मैं मैगजीन्स, मंथली मैगजीन वो रेगुलर चलती रहेंगी, उसका टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, धन्यवाद।